Now we will see is Newton's second law. अब हम बात करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ की। न्यूटन सेकंड लॉ आखिर क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, the rate of change of momentum is equal to the net force acting on the body, and the momentum will be towards the direction of the application of the force. It says expression is something like this: F net is equal to rate of change of momentum. This P is the momentum. मास को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे बॉडी की वेलोसिटी से तो आपको उस बॉडी का मोमेंटम पता चल जाएगा। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी जीरो। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी होती है जीरो। दैट्स हाउ द मोमेंटम विल बी जीरो। किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा तभी जब आप उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करोगे। ये कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। नाउ लेट्स सी कि ये कैसे काम करता है। सिंपल है। डेली लाइफ में बहुत से बार हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। नाउ ये ग्लास रेस्ट पर है। ये ग्लास इसलिए रेस्ट पर है क्योंकि इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए मोमेंटम नहीं है। सो दैट्स व्हाई इफ देयर इज नो फोर्स सो देयर इज नो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, यू सी आई एम अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। मैंने फोर्स अप्लाई किया। बिकॉज आई हैव अप्लाइड द फोर्स, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। इसकी वेलोसिटी जो कि पहले जीरो थी, अब कुछ वेलोसिटी से ये मूव हुआ। ओके, नाउ इट इज हैविंग सम वेलोसिटी, सो बिकॉज इट इज हैविंग सम वेलोसिटी इट विल गेट अ मोमेंटम। सो मोमेंटम जब आएगा और इस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से इसका मोमेंटम आएगा, और वो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, मोमेंटम चेंज होगा। ओके, वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ द मोमेंटम विल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम विल बी एग्जैक्टली सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ। इसका एक भी फॉर्म है। नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p हियर, मुझे मिलेगा dmv by dt। क्योंकि यहां पर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन हम उस चीज को अप्लाई करते हैं जिसका वैल्यू वक्त के साथ, समय के साथ, टाइम के साथ चेंज होगा। बट एक ऑब्जेक्ट का मास जो कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए ये मास हम बाहर ले सकते हैं दिस d by dt के। तो हमें मिल जाएगा dv by dt। हमें पता है a एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के। सो विल सब्स्टिट्यूट दिस थिंग इन हियर, सो इट विल बी ma। force is equals to ma। this is also one of the form of Newton's second law. According to this law, this small equation, what this equation is telling us, चलिए इस न्यूटन के सेकंड लॉ का एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर फोर्स क्या होगा? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है dv by dt। Now because the acceleration जीरो है ऑब्जेक्ट का, इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट होगा, नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू जीरो।
इस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी तो यही कहता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, जो नेट फोर्स होता है, वो होता है जीरो। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो एक स्पेशल केस है न्यूटन के सेकंड लॉ का। एक्चुअली ये सेम ही है, बट एक स्पेशल केस में आता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। नाउ न्यूटन के सेकंड लॉ का एक एप्लीकेशन देखते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें हेल्प करता है मास डिफाइन करने में। हम मास कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। किस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, किस ऑब्जेक्ट का मास कम है। नाउ लेट्स सी हाउ। सो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। मान लीजिए मेरे पास दो बॉडीज है। ये बॉडी है जिसका मास है m1 और ये दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2। The mass m2 is greater than the mass m1। मैं इन दो बॉडीज पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूं F। Due to the application of the force, the body will accelerate। So mass m1 वाली बॉडी को आया acceleration a1 और due to the application of this force m2 को आया acceleration a2। So if I apply Newton's second law for m1, मुझे मिलेगा F is equals to m1 a1। और similarly if I apply the Newton's second law to m2 mass, it will be F is equals to m2 a2। क्योंकि दो भी फोर्स इक्वल है, मैं इन दो इक्वेशंस को इक्वेट कर सकता हूं, यानी कि m1 a1 is equals to m2। You can write m1 by m2 is equals to a2 by a1। From this equation we can see that जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उस बॉडी का एक्सेलरेशन कम होगा और जिस बॉडी का मास कम होगा उस बॉडी का एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यू आर अप्लाइंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स टू बोथ ऑफ द बॉडीज। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज हाउ सेकेंड लॉ को हम यूज कर सकते हैं टू डिफाइन मासेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो नाउ वी विल सी व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब हम देखेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ। सो इस लॉ को समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां एक टेबल है, इस टेबल पर एक बुक रखी हुई है। ओके, सो ये बुक टेबल पर डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही है जिसे मैं कह रहा हूं फोर्स ड्यू टू बुक F sub B। ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो दूसरी बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पर सेम फोर्स एक्सर्ट करेगी, बट फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसका मतलब ये कि दिस टेबल विल आल्सो एक्सर्ट सम फोर्स ऑन द बुक। ये टेबल भी बुक पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, बट फोर्स ड्यू टू टेबल विल बी equal in magnitude with the force with the book but opposite in direction। ये दोनों फोर्स कभी भी द एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स कभी भी कैसे भी सिचुएशन हो सेम एक बॉडी पर एक्ट नहीं होंगे। अगर फोर्स ऑफ एक्शन ये बॉडी पर है तो ये बॉडी फोर्स ऑफ रिएक्शन देगा जो कि ये बॉडी पर होगा, फर्स्ट वाली बॉडी पर। सो एक बॉडी पर दोनों फोर्स रहना इज हाईली इम्पॉसिबल।
ये ऑलवेज किसी दो डिफरेंस बॉडी में आएगा। सपोज हम किसी बॉडी का मोशन स्टडी कर रहे हैं, उस टाइम हम दो फोर्सेस अकाउंट में नहीं लेंगे। अगर हम मोशन ऑफ टेबल स्टडी कर रहे हैं तो टेबल बन जाएगा हमारा सिस्टम। अगर टेबल सिस्टम बन गया तो हम सिर्फ वही फोर्स को फॉर्मूले में लेंगे जो टेबल पे एक्सर्ट हो रहा है, यानी कि दिस फोर्स will come into the equation if the system is your table. If suppose अगर आप बुक के मोशन को स्टडी करना चाह रहे हैं तो बुक will be your system. So इस वक्त हम फोर्स ड्यू टू टेबल ही यूज करेंगे, यही फोर्स इक्वेशन के अंदर लिखेंगे। दिस फोर्स won't be there. समझ रहे हो आप मेरी बात? सिस्टम जिसको मान रहे हैं उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है उसी फोर्स को हम फॉर्मूले में लेंगे, ना कि जो सिस्टम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स दे रहा है। अगर सिस्टम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स दे रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए वो मोशन अकाउंट में लेते हैं व्हेन दैट इज द सिस्टम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। सपोज मैं इस बोर्ड को मार रहा हूं इस डायरेक्शन, आई एम अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन। मैं बोर्ड को मार रहा हूं बट मुझे मार क्यों लग रहा है? क्योंकि सेम अमाउंट का फोर्स बोर्ड भी मेरे हाथ पर एक्सर्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई आई विल फील पेन। इसका और एक एग्जांपल ये है, इसी प्रिंसिपल पे, इसी न्यूटन के थर्ड लॉ के प्रिंसिपल पे रॉकेट स्पेस में जाता है। जो हॉट गैसेस डाउनवर्ड निकलती हैं, जितनी वेलोसिटी से गैसेस डाउनवर्ड जाती है उतनी ही वेलोसिटी से रॉकेट ऊपर जाता है। सो द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट द डायरेक्शन विल बी अपोजिट। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।